तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कुछ दिनों से पिछले कुछ ऐसे लोग साथ में जुड़ रहे हैं जिनको कई बार हम लोग उनको एनसाइक्लोपीडिया कह देते हैं। मुंबई के हर एरिया में, हर गली में एक ऐसा शख्स होता है जिसने अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों को बहुत करीब से देखा होता है, लेकिन बहुत से लोगों को मौका नहीं मिलता अपने वो सारे के सारी याददाश्त जो उनकी है, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो उन्होंने उससे कुछ देखा समझा, उसकी बात कर सके और आम लोगों तक पहुंचा सके। ऐसे बहुत से लोग हैं और बहुत से लोग इसलिए सामने नहीं आना चाहते कि वो कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड के बचे खुचे लोगों से डरते हैं, जब पुलिस से डरते हैं, समाज से डरते हैं, अपने बच्चों के आगे इज्जत की, रिश्तेदारों की बातों से वो परहेज़ कर जाते हैं कि मैं सामने नहीं आऊं तो अच्छा है। वो एक वजह होती है। और जब मैं उनको भरोसा देता हूं कि मैं आपकी असल आइडेंटिटी नहीं दिखाऊंगा, आपका असली नाम नहीं बताऊंगा, मुझे खाली आपकी आवाज़ चाहिए। अगर आप अपनी आवाज़ देते हो तो मैं वो बात कंफर्म करके कि ये वाकई ही सही है, मैं आपके बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, आप पे मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी क्योंकि चैनल मैं चला रहा हूँ, मेरी एक जिम्मेदारी है, हज़ारों लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं तो मैं वो चेक करके चलाऊँगा। तो ऐसे लोगों में से बहुत से लोग अब सामने आ रहे हैं, खुल के बोलने लगे हैं और आप सब लोगों की दुआ से आने वाले दिनों में और बहुत से बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। बहुत सी रिकॉर्डिंग्स मैंने पिछले 3-4 दिन में की हैं जिनको मैं आगे स्टडी कर रहा हूँ। कुछ बातें मुझे भी मालूम नहीं थी, जिनको चेक करना बहुत ज़रूरी है। खैर, आज मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा ऐसे ही एक शख्स का जो अपने ज़माने में शिवसेना का बहुत बड़ा नेता रह चुका है। वो लेबर विंग में काम करता था शिवसेना के। लोकल मराठी मानुष को नौकरी दिलवानी, उनकी प्रमोशन, तरक्की, बदली, वो काम सब देखना, उसके लिए जो एज अ पार्टी शिवसेना एक पार्टी के नाते वो सब काम कैसे करती थी, उसकी जितनी अंदर की नॉलेज इस शख्स को है वो शायद और किसी रिपोर्टर को तो नहीं है कम से कम। उसके साथ साथ क्योंकि ये आदमी बहुत सारी ट्रेड यूनियंस में काम कर चुका था, बड़े बड़े अदारों में काम कर चुका था शिवसेना के बिहाफ पे, तो इसका कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड से भी नाता जुड़ जाता था, क्योंकि हर यूनियन में कुछ ना कुछ अंश अंडरवर्ल्ड का जरूर होता था। तो जितना करीब से उसने अपने ज़माने का अंडरवर्ल्ड व तब की ट्रेड यूनियनिज़्म और शिवसेना का वो एलिमेंट देखा है, वो अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। तो उस शख्स के पीछे मैं बहुत दिनों से लगा था और आपको सुन के अच्छा लगेगा कि ये हमारे मित्र जो हैं ये हमारी चैनल को शुरू से देख रहे हैं, बहुत बढ़िया कमेंट करते हैं डिफरेंट स्टोरीज़ पे, और आप सब लोग उनके कमेंट्स को बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते थे, उनका नंबर मांगते थे, उनसे रास्ता रखते थे, लेकिन वो जिस नाम से कमेंट करते हैं वो उनकी यूट्यूब की आइडेंटिटी है, असली नाम नहीं है। और असली नाम मैं आज भी नहीं बताऊंगा, लेकिन एक उनका जो नाम जो लोग सब लेते हैं, उनके जो करीबी दोस्त हैं, वो उनको जोशी जी कहते हैं। और ये जोशी जी जो हैं ये पूरे महाराष्ट्र के एक उच्च समाज से जुड़े हुए हैं जिनकी पॉलिटिकली सामाजिक तौर पे बहुत मान्यता है, बहुत अच्छे किरदार के ईमानदार आदमी हैं, तो उनकी बात को मानना पड़ता है जब वो बात करते हैं। तो आज मैं आपको उनका सबसे बढ़िया किस्सा सुनाऊंगा, कैसे बाबू रेशम जो बीआरए गैंग का एक तरीके से सीनियर मेंबर था, रमा नायक, बाबू रेशम और अरुण गवली, बाबू रेशम के समय में क्या क्या प्रॉब्लम आती थी और कैसे एक बार बाबू रेशम ने हमारे इन जोशी जी को खत लिखा जेल में से, जब जेल में थे, और एक जो स्कूल की कॉपी होती है उसका पन्ना एक फाड़ के
उसके ऊपर मराठी में एक चिट्ठी लिख के जोशी जी को भेजी। अब देखिए चिट्ठी में कोई धमकी नहीं दी गई थी, चिट्ठी में एक बहुत छोटी सी लेकिन बड़ी इम्पोर्टेंट विनती की गई थी कि जोशी जी कृपा करके आप मेरे भांजे को, मतलब बाबू रेशम की बहन के बेटे को आप कहीं नौकरी दिलवा दीजिए। हमारा परिवार बहुत सीधा साधा परिवार है, कुछ ज़्यादा पैसे हमारे पास नहीं हैं, तो आप उसको किसी मिल में, किसी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में जो आपका डिपार्टमेंट काम करता है शिवसेना का, उसके नीचे मेरे इस भांजे को नौकरी दिलवा दीजिए। अब ऐसी बात देखिए, जिन लोगों ने बाबू रेशम का नाम सुना है वो तो कभी मानेंगे नहीं कि बाबू रेशम को अपने भांजे के लिए नौकरी मांगनी पड़े, लेकिन ये सच्चाई है। इसी तरह एक बार शिवसेना ने जो मराठी गैंगस्टर थे, अरुण गवली, अमर नायक, छोटा राजन और इस किस्म के और बाबू रेशम, दूसरे सब पुराने जो लोग थे शुरुआती दिनों में, जब आपस में लड़ने भिड़ने लगे थे, एक दूसरे को मारने की सुपारी देने लगे थे, सुपारी किलिंग का दौर शुरुआती दिनों में था, तो शिवसेना के थिंक टैंक ने एक कोशिश की थी कि इन सबको इकट्ठा किया जाए। ये जो मराठी जो मानुष है, मराठी जो लोग हैं, वो आपस में नहीं लड़े। एक बहुत बड़ा यत्न किया गया था शिवसेना की तरफ से और उसकी प्रपोज़ल भी हमारे इस जोशी जी ने बनाई थी और उसके तहत ये एक इशू को डिस्कस करना था कि आपके आपसी तफरकात कुछ भी हो, आपका जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कुछ भी हो, लेकिन आप पैसा दे के किसी एक दूसरे के गैंग के लोगों को नहीं मरवाओगे। अगर ये बात किसी तरह हो सकती है तो आप मिल बैठ के इसका फैसला करो। तो ये एक फरमान आया था शिवसेना की तरफ से उन दिनों से, हमने भी सुना था, लेकिन वो इतना सीक्रेट तरीके से सब काम किया गया कि किसी को कानो कान उसकी खबर नहीं हुई और वो मीटिंग हुई भी। लेकिन अल्टीमेटली जैसे कहते हैं कि क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड जब हो जाता है तो वो अच्छी सलाह नहीं मानता, वही करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। तो वो जो मीटिंग शिवसेना के इनिशिएटिव से जो हुई थी बाईखला की एक बिल्डिंग की टेरेस पे, वो कैसे हुई थी उसका पूरा खुलासा आज जोशी जी करेंगे। बाबू रेशम के भांजे को नौकरी कैसे मिली उसका खुलासा करेंगे और उसके साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग खुलासा वो मैं आपको बताऊंगा। ये पहले एक हिस्सा आप जोशी जी की ऑडियो का सुन लीजिए, उसके बाद जो दूसरा छोटा सा एक पार्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना। तो सुनिए, इस पूरे किस्से में ये पूरी उस समय की अंडरवर्ल्ड की गतिविधियाँ जोशी जी अपनी आवाज़ में कैसे बता रहे हैं, सुनिए। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की स्थापना हुई, हाँ जी, उसके बाद में बाला साहब ने जो बेरोजगार युवक थे मुंबई के, हाँ जी, उनकी नौकरी के लिए कोशिश करना चालू किया और मैं बाला साहब का एक कार्यकर्ता था। ओके, मुझे अच्छी नौकरी थी, अच्छी पोजीशन में था। ओके, तो उसमें ऐसा हो गया कि उस जमाने में ये ओबरॉय शेरेटन होटल हाँ, नया नया हुआ था। ओके, और आगरीपाड़ा जो है, आगरीपाड़ा में बीआईटी चाल है, हाँ, उधर के लड़के लोग, उनको ओबरॉय शेरेटन में जॉब मिला था। ओके, कोई बहुत से लड़के लोग को मैंने भी नौकरी पे लगाया था। ओके, कि अच्छे काम धंधा करे, गरीब थे लेकिन अच्छे काम धंधा करके उनके घर के लिए कुछ कमाए और आउटलाइन नहीं जाए, ये सबकी कोशिश थी। ओके, तो उधर का जो शाखा प्रमुख था आगरीपाड़ा का, वो एक दिन मेरे पास एक लेटर लेके आया। अच्छा, वो लेटर था, ये जो स्कूल की किताब रहती है ना, उसका पन्ना था। ओके, ओके, कॉपी का, हाँ, हाँ, कॉपी था। हाँ, तो लेटर में लिखा था बाबू भाई का, ये मराठी में था, मराठी में, ओके, हाँ, बाबू भाई का लेटर था। हाँ, तभी क्या था, बाबू रेशम, बाबू रेशम, ये ओके, तभी क्या था, ये जो लोग थे
ये तीनों ने उस जमाने में शशि रसम का मर्डर हुआ था। ओके। और ये कौन से सन की बात होगी अंदाजन? हाँ, ये कौन से सन की बात होगी? 84, 85 में ये मेरे पास लेटर आया था। ओके ओके, ठीक है। हाँ, ये लोग जो थे ये यंग थे। हाँ ये जो तुम्हारा अरुण गौड़ी सबसे छोटा था। हाँ। बाबू भाई तभी माजगांव रॉक में कैंटीन में काम करते थे। ओके। और ये लोगों ने किया था उस जमाने में, शशि रसम का नाम इतना जबरदस्त था। हाँ और जवान लड़के लोगों ने उसको मारा, वो भी मार के बॉम्बे सेंट्रल उधर रेलवे लाइन पे डाल दिया, बीच हाँ। के ऊपर मार के। हाँ। ये घटना जो थी ये पूरी बॉम्बे में फैल गई थी। ओके। इनको पकड़ के इंक्वायरी के लिए ये तुम्हारा आर्थर रोड के आजू बाजू पुलिस स्टेशन है, डिलाई रोड, अग्रीपाड़ा। मैंने डिलाल रोड पुलिस स्टेशन में लाया था, डिलाल रोड पुलिस वो स्टेशन। जो वो अपना 7 रास्ता के ऊपर ही है जो। हाँ, उधर उनको लाया था, उनकी इंक्वायरी चल रही थी। हाँ तभी ये अंडरवर्ल्ड डॉन थे, ये तुम्हारे वरदाबाई मुरलिया। हाँ जी। वरदाबाई पुलिस में कैसे थे कि ऐसे नए नए जो लड़के लोग जो अंडरवर्ल्ड में आते हैं, हाँ उनको छुड़ाने वाले वकील हाँ। और ये दादा लोग गैंगस्टर हाँ। ये राह ही देखते हैं कि हमको ऐसे डेयरिंग वाले लड़के लोग चाहिए। ओके तो लिटरली उस जमाने में ये तीनों का ऑक्शन हुआ था। ओके बड़े बड़े गैंगस्टर उनको खरीदना चाहते थे। ओके। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उससे उस जमाने में 3-3.5 लाख रुपया खर्चा करके हाँ वकील दिया, उनकी पूरी जिम्मेदारी वरदाबाई ने ली थी। ओके। लेकिन क्या था, ये सब मिडिल क्लास वाले थे, हाँ भाईकला में रहने वाले। हाँ घर में बाबू की बहन है एक, उसका हस्बैंड शायद रेलवे में था। ओके। और उसका बेटा था, उसका जो भांजा था, हाँ उसको कुछ काम धंधा जॉब नहीं था। हाँ तो उसने जो खत लिखा था कि भाई आप ऐसे सोशल वर्क करते हैं, हाँ मुझे देखो मैं तो जेल में हूँ, हाँ। घर में कमाने वाले कोई नहीं है, ओके तो जरा अगर आप अगर काम करते हैं तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ओके और उस जमाने में क्या था, रिक्रूटमेंट चल रही थी मजदूर लोगों की, ओके उसमें मैंने उसके भांजे का नाम डाल दिया। ओके। उसका तकदीर अच्छा था हाँ। कि उसको इमीडिएटली जॉब मिला। कहाँ पे मिला जॉब उसको? ये हमारे बीएसएस कंपनी में। ओके। और उस जमाने में क्या था, ये 3-4 लोग जो थे, हाँ ये बीआईटी चाल वाले भी थे, ओके। अग्रीपड़ा बीआईटी चाल वाले, हाँ ये सब के सब एक साथ में आए। ओके। तो उसने मुझे कभी देखा नहीं था, मैंने भी उनको देखा नहीं था। हाँ लेकिन वो अग्रीपड़ा के लड़के लोग के पीछे लगा था, कुछ भी करो, हाँ। जिसने मेरा काम किया है उसको हमको मिलवाओ। अच्छा। तो उसने बोला मैं, आपने तो मेरा काम किया, मैं आपका क्या काम करूं, मेरा कुछ काम करने की सवाल ही नहीं उठता है हाँ कि मेरा ये लाइन से कुछ संबंध नहीं है। हाँ मैं बेकायदेशीर काम कुछ करता नहीं हूँ। बिल्कुल। मैं किसी का काम किया तो उसका पेड़ा भी, लड्डू भी नहीं खाता हूँ, पेड़ा भी नहीं खाता हूँ। हाँ आज तक किसी का चाय नहीं पिया, तो ये सवाल ही नहीं उठता है। हाँ। नहीं, फिर भी मैं ध्यान में रखूंगा। ओके। लेकिन एक बात है, भले ये अंडर वाला है, ये है वो है, लेकिन एज ए पर्सन हाँ जितने लोग बुरे दिखते हैं ना, उतने दूसरी जो साइड है ना, हाँ। ये बहुत अच्छे रहते हैं। ओके। मैंने मैंने भी देखा, काफी लोगों में मैंने भी नोट की है ये बात। मतलब इंसानियत है ना, हाँ इंसानियत इतनी ये रहती है। तो बीच में 85-86 में 2 बड़े पॉलिटिशियंस के बीच में हाँ। दुश्मनी हो गई थी। ओके। पहले दोस्त थे, हाँ लेकिन बाद में कुछ वजह से वो दुश्मन बन गए। ओके। और मुंबई में क्या था, ये सुपारी लेना, ये काम धंधा हाँ जोर में आया था। ओके। तो मैंने एक प्रपोजल रखा था कि हाँ। मैं देखो कि सुपारी लेते हैं हाँ तो उसमें कुछ एथिक्स तो होनी चाहिए। बिल्कुल। पर्टिकुलरली जो समाज में जो काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, हाँ उनकी सुपारी मत उठाओ एक। हाँ और कम से कम चेहरा पट्टी होना चाहिए, हाँ कुछ तो प्रिंसिपल करो। बिल्कुल। तो तभी ये प्रपोजल मैंने बाबू को दिया था। हाँ। और ये लोगों ने क्या किया था 85-86 में, हाँ कि मुंबई में जो सुपारी किलर जो है, हाँ ये पूरा कुलाबा से विरार तक में, ठाकुर तक हाँ 150 लोग थे, 150 ओके। ये काम करने वाले। हाँ तो एक फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इनकी सबकी एक मीटिंग ओके। एक करने के लिए सुझाव दिया था। ओके। तो सवाल ऐसा है कि करेंगे क्या। हाँ हर एक दूसरे को डरते थे ना, अलग अलग गैंग के लोग। हाँ तो बाद में उधर ये शिवनेरी करके बिल्डिंग है भाईकला में, ओके।
ये भायखला शिवनेरी बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर हाँ, ये मीटिंग करना, ओके, और उसका जो खाना जो था मीटिंग का, बिरयानी, हाँ, वो मैंने ऑर्डर दिया था। ओके, वो ऊपर ही खाना लेके ऊपर ही ये सब अच्छा, सब गली में और आजू बाजू को जो बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर हाँ, इनके गन लेके लड़के लोग पहरा करते थे। ओके, मतलब कोई आता है, कोई भी गैंगस्टर्स है या गुंडे लोग है या पुलिस है, जो भी है, हाँ, ये जो था सबको चेकिंग करके ऊपर टेरेस में। ओके, तो तभी तभी एक मजा दी ऐसे ही कि अभी ये जो सब लोग है, हाँ, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम क्या रखे। हाँ, तो उधर क्या था, एक टेबल के ऊपर कुर्सी और कुर्सी के ऊपर एक आदमी हाँ, ऊपर से छोटा कॉइन जो है ना, हाँ, वो कॉइन नीचे डाल रहा है, अच्छा, और बाइक लेके दो लड़के तलवार चला रहे हैं। अच्छा, वो तलवार ऐसे चला रहे थे कि जो कॉइन नीचे नहीं गिरनी चाहिए, ओके, ऐसे फटाफट आएंगे। मतलब एक एक आदमी ना छुरा चलाना, एक ऐसा चलाना, हाँ, एक एक मास्टर अपनी कला का परिचय देते थे। ओके, मैं जिंदगी भर कोई भूलेंगे नहीं वो। हाँ, ओके, तब तक अच्छा चलता था, बाद में इतना स्वाद भूल गया ना। पहले अच्छा था, मतलब ये नहीं करना है तो नहीं करना है, इसको हाथ नहीं लगाना है, नहीं लगाने का, हाँ, एक दूसरे का सुनते भी थे और विश्वास था। बिल्कुल, 85-86 के बाद में ना ये कम होते गया। हाँ, कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता था, हाँ, क्योंकि बेसिकली देखो ये जो लोग है सब, हाँ, दे आर फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास फैमिली, हाँ, गरीबी से ही ऊपर आया है। बिल्कुल, तो ऐसे गलत आदमी लोग नहीं थे, बिल्कुल, हलकट भी नहीं थे। हाँ, बाद में क्या हो गया मालूम नहीं, 90 के बाद में ये पूरा माहौल चेंज हो गया। हाँ, इंसानियत निकल गई, बिल्कुल। इंसानियत निकल गई। वो 88 में तो इसका फिर रमानाथ का मर्डर हो गया, फिर दुश्मनियां बढ़ गई, फिर आपस में हाँ, लड़ने अभी लग गए। हाँ रमा का हो गया, देखो ना, ये जो राजन कार्टर था वो गिरगाम का ही था, हाँ, अपना स्कूल का ही था। ओके, मतलब पुलिस वाले भी, उनमें भी ये नहीं था, एथिक्स नहीं था, हाँ, गुंडे लोगों में भी एथिक्स नहीं था। बिल्कुल। ऐसा हो गया सब। सो दोस्तों, आपने सुना कि कैसे उस बिल्डिंग की टेरेस पे अपने आपस के लोगों को एंटरटेन करने के लिए दो शख्स तलवारों पे एक सिक्के को नचा रहे हैं, उसको नीचे नहीं गिरने दे रहे। ये कहानी अपने आप में बहुत बढ़िया लगती है सुनने में, देखने में। मार्शल आर्ट्स में ऐसी बातें आम होती हैं, लेकिन अंडरवर्ल्ड के लोग भी इस किस्म की ट्रेनिंग लेते थे, मास्टरी एक्वायर करते थे। ये मैंने पहली बार सुना। खैर, एक दूसरा किस्सा सुनिए। हमने सबने बहुत बार सुना कि पुलिस बहुत से केसेस में असली अपराधियों को या एक्यूज़ को छोड़ के नकली लोग, जिनको हम डमी कह देते हैं, उनको पेश कर देती है और केस उन पे चलता है। लेकिन उसकी पुख्ता जानकारी कभी नहीं मिलती कि ऐसे केसेस कौन से थे जिनमें ऐसी बात हुई। लेकिन हमारे जोशी जी के पास एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग किस्सा है जो उन्होंने बहुत समय पहले मुझे सुनाया था। जब मैं कल उनसे बात कर रहा था तो मैंने उनसे वो भी रिकॉर्ड करवा लिया। कैसे 4 लोगों को भाड़े पे ला के एक सरकारी अफसर को थप्पड़ मारने के केस में हाजिर किया जाता है, उसके बाद क्या होता है ये आप सुनिए जोशी साहब की अपनी आवाज़ में। अरे क्या था, हम लोग लोकल जो है, हाँ, जो स्थानिक लोग है, हाँ, महाराष्ट्र के लोग हैं, मुंबई के हैं, सन ऑफ द सॉइल, सन ऑफ द सॉइल, उनको नौकरी, हाँ, ट्रांसफर, हाँ, बदली, हाँ, प्रमोशन, बढ़ती, हाँ, उसमें प्राधान्य मिलना जरूरी है, ओके, इसके लिए लड़ते थे। हाँ, तो ये बॉम्बे सेंट्रल में रेलवे का ऑफिस है, स्टेशन के बाहर ही। हाँ, डीआरएम, डिविजनल रेलवे मैनेजर जिसको बोलते हैं, हाँ, डीआरएम हाँ, का ऑफिस है। ये उनका ऑफिस है, उधर मोर्चा लगाया था। ओके, अलग अलग ऑफिस के अलग अलग लोग थे, सब लोग थे। हाँ, अभी क्या था कि एक प्राइवेट कंपनी हाँ, उधर जाके मोर्चा लगाओ, घेराव करो, हाँ, ये बात अलग रहती है। हाँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है हाँ, तो उधर मोर्चा करो, ये करो, तो क्या होता है कि पब्लिक जब भी घेराव किया है, लोग नारे लगा रहे हैं, हाँ, दिमाग ठिकाने पे नहीं रहता ना, बिल्कुल, आदमी सबका दिमाग गर्म रहता है। हाँ, तो किसी लड़के ने, वो जो डीआरएम था, हाँ, उसको थप्पड़ मार दी। ओ माय, उसको थप्पड़ मार दी। अभी वो सीनियर लेवल का आदमी है, हाँ, और क्या है, उधर का जो सिक्योरिटी ऑफिसर है हाँ, वो भी डीआईजी लेवल का है।
ओके। एसपी का जो चीफ सिक्योरिटी है, हाँ हाँ हम लोग थे 4th फ्लोर पे। हाँ वो लोगों ने क्या किया है, वो लोगों ने नीचे से दरवाजा बंद कर दिया, ओके। तो जो लोग अंदर है वो बाहर नहीं निकल सकते। हाँ कोई लोगों को अरेस्ट किया। हाँ अरेस्ट किया, उसमें जिनको अच्छा जॉब है, हाँ अच्छी कंपनी में काम करते हैं, वो ऑन ड्यूटी उधर आए थे मोर्चा में, हाँ उनको पकड़ा था। हाँ तो हमारे लीडर्स ने बोला अरे इनको तो छुड़ाना चाहिए ना। हाँ अच्छा, ये जो केस है उधर पुलिस स्टेशन लगता था, अग्रीपड़ा पुलिस स्टेशन, बॉम्बे ओके। सेंटर के बाहर। अग्रीपड़ा हाँ पुलिस स्टेशन के एरिया में, हद्दी में आता है वो। हाँ और ये हमारे पुलिस ऑफिसर, क्या नाम उसका, फेमस है ना, गावदेवी से आए थे, क्राइम वाले, आपके दोस्त है वो अपने मधु झंडे। हाँ, मधुकर झेंडे। ओके मधुकर झेंडे इंचार्ज थे उधर, तभी ओके। वो इंस्पेक्टर थे। हाँ तो हमने जाके क्या बोला कि भाई ठीक है, बोले तुमको अक्ल है, ये है वो है। मतलब जैसे सर जो हो गया हो गया, हाँ अभी रास्ता कैसा निकालना है। हाँ तुमने गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर हाथ उठाया, ये है। हाँ तो मैं बोला ठीक है ना, तो सजा होनी चाहिए ना। आपको क्या, आपको आरोपी से मतलब है ना, हाँ कौन आरोपी है उससे क्या मतलब है। हाँ 4 आदमी को पकड़ा है और 4 आदमी को सजा हो गई, हाँ उनको पकड़ो, उनका इंक्वायरी करो। हाँ तो आदमी के बदले में आदमी देते हैं हम लोग। हाँ तो पहले तो हाँ बोले वो लोग ओके। कि ठीक है आरोपी तो लेके आओ, ऊपर वाले हमको पूछेंगे किसके पकड़ा है क्या है। हाँ तो मैं बोला ठीक है। तो अगरीपड़ा में ये बीआईटी चाल है ना, उधर एक ईरानी का रेस्टोरेंट था। ओके। उधर जाके मैंने उधर के लोगों को बुलाया, मैंने हाँ बोला देखो मुझे 4 लोग चाहिए भाड़े के ऊपर, हाँ उनको मैं पुलिस स्टेशन में हाजिर करूंगा। हाँ कल 11 बजे कोर्ट में हाजिर होंगे, हाँ उसके बाद में उनको छुड़ाएंगे। हाँ तो पहले बात हो गई, ठीक है 150 रुपया पर डे लगेगा, हाँ और नहीं माने उसका 150 रुपया, पुलिस हाथ नहीं लगाए। ओके। ऐसे 600 रुपया पर डे के हिसाब से 4 आदमी को दे दो। हाँ तो मैंने एडवांस में दे दिया उनको, ओके। और 4 आदमी को उधर हाजिर किया पुलिस स्टेशन में। हाँ पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के बाद मैं भूल गया, बात हो गया, सब ये हो गया, मैं बोला नॉर्मल हो जाएगा। हाँ अरे बाद में दूसरे दिन, हाँ अरे फैमिली वाले सब मेरे ऑफिस के बाहर सब जमा होने को चालू हो गए। अरे वाह। बोले कौन मिलने के लिए आया। कहाँ था ऑफिस आपका? सांताक्रूज में। ओके। ये लोग आए मिलने के लिए। हाँ मतलब कहाँ से आए, बोले आगरीपाड़ा से। हाँ बोले क्या हो गया, अरे तुम हमारे बेटे को लेके गए, हमारे लड़के लोग को अभी तक नहीं छोड़ा उनको। हाँ मतलब ऐसा कैसा हो गया, ठहरो हाँ। मैं पता करता हूँ। हाँ तो उधर पुलिस स्टेशन में पता किया क्या हो गया, कोर्ट में क्या हो गया। तो 11 बजे कोर्ट में हाजिर किया उनको, हाँ। और पुलिस ने रिमांड लिया उनका 7 दिन का। अच्छा। 7 दिन का रिमांड लिया तो अंदर ही रहेगा ना, हाँ छोड़ा ही नहीं, जामीन मिला नहीं है। हाँ अभी हालत खराब, हाँ बोलते हमारा बेटे दे दो। हाँ मतलब अभी तो कोर्ट के अगेंस्ट कैसा क्या कर सकते हैं, हाँ छूटने वाला था तो अभी पैसा दे दो। हाँ। तो 300 का 600 रुपया रेट हो गया, अरे बाप रे। और 600, और ये सब सामने बैठे हैं सब हाँ उनके, और वो पैसे तो मेरे पास भी नहीं थे। हाँ मतलब करे क्या। हाँ तो फिर क्या गया, अपना सोसाइटी रहता है ऑफिस का, सोसाइटी हाँ ऑफिस में लंच टाइम में जाके सेक्रेटरी को उठाया, हमको इमरजेंसी लोन मिलता है, हाँ। ऐसा 20,000 रुपया लोन निकाला। अरे बाप। मैंने बोला ये पैसा रखो, तुम लोग देखो ये करते हैं, हाँ उनको कुछ नहीं होगा, आएगा खाली अभी 1 दिन के बदले में 8 दिन का टाइम हो गया। हाँ। लेकिन 8 दिन के बाद वो लोग निकल के आए, ओके। उनको छोड़ दिया। लेकिन पहले जमाने में ऐसा चलता था, हाँ। अभी पता नहीं है अभी क्या है। तो बाद में छोड़ गए हफ्ते के बाद वो? हाँ छोड़ दिया, छोड़ दिया। तो आपको फिर शिवसेना ने दिया 20,000 रुपए कि नहीं आपकी नहीं, जेब कौन से गया? देता है, कोई देता नहीं है, कौन पैसा देता है, क्या है, अपना अपना लड़ो, अपना अपना करते। अरे बाप। तो ऐसे लीडरी चली गई आपकी? हाँ हाँ, अरे वो तो होता है ना, ये सोशल वर्क में, पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है, ओके ओके ओके। उसमें कुछ नया कुछ नहीं है। सो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म की मैं एक आपको किस्सा सुनवाऊंगा, जोशी जी अगर मान के दोबारा रिकॉर्ड करने के लिए। वो किस्सा कनेक्टेड है शूट आउट एट लोखंडवाला से। पूरे ऑपरेशन की तैयारी पूरी रात कहाँ और कैसे चलती रही, वो किस्सा भी अगर जोशी जी मान गए तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा।
अगर नहीं भी माने तो भी आपको सुना दूंगा अपने तरीके से। लेकिन उनका जो बताने का अंदाज़ है, सीधा साधा, सच्चा, ईमानदार अंदाज़, वो सुनने में आपको अच्छा लगेगा। आज के दिन में इतना ही काफ़ी। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।